जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हेडलाइन से। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने SSS डिफेंस की सेबर स्नाइपर राइफल का ट्रायल्स करना शुरू किया है। आर्चर NG आर्म ड्रोन की पहली फ्लाइट इस हफ्ते शुरू होगी। HAL इस बार अपने अपग्रेडेड सितारा न्यू स्टार ट्रेनर को एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित करेगा। रशिया ने अपने Su-57 और Su-75 चेकमेट को भारत भेजा है एरो इंडिया 2025 के लिए। पिछले साल कोस्ट गार्ड के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो कि गुजरात में क्रैश हो गया था, आखिर वो किस कारण क्रैश हुआ था, ये बात भी सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि इसके ट्रांसमिशन सिस्टम का जो सबसे क्रिटिकल पार्ट था, उसके फेल होने की वजह से ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया था। भारतीय सेना ने T-90S टैंक्स के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि APS के निर्माण के लिए वैश्विक विक्रेताओं की पहचान करने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। बता दें कि APS में सॉफ्ट किल, हार्ड किल और काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम सॉल्यूशंस होने चाहिए और टैंक की मौजूदा क्षमताओं को कम किए बिना T-90 के साथ आसानी से इंटीग्रेट होने में ये सक्षम होने चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने रशिया के साथ एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी कि ACM की खरीद के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। ये मिसाइलें भारतीय नौसेना की पनडुब्बी फ्लीट की लड़ाकू क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगी, खासकर की सिंधु घोष यानी कि किलो क्लास की पनडुब्बियों के लिए। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने, जिसे कि सिक्किम के हाई एल्टीट्यूड वाले पहाड़ों पर किया गया, जहां पर भारतीय सेना ने अपनी रेडीनेस का प्रदर्शन किया है, वो भी डाइवर्स ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में। BSF ने बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के अंदर अवैध बंकर बनाने से रोका है, जिसमें कि BSF ने 2 दिनों के अंदर इस दूसरे मामले में इंटरफेयर किया है। IPS अधिकारी शशांक आनंद को जम्मू फ्रंटियर के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना को अमेरिका से 6 अपाचे AS-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी अब 2025 के मध्य या फिर उसके अंत तक टल गई है। पहले ये सभी डिलीवरियां 2024 तक होनी थी। क्या ये वास्तव में दोस्तों आपूर्ति श्रृंखला का मुद्दा है, यानी कि सप्लाई चेन का इशू है, जैसे कि G इंजन की तरह सामने आ रही है कहानी? जो भी हो, आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को एक अविश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अब देखा जाने लगा है, जिससे भारत काफी प्रभावित हो रहा है। जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा समीक्षा बैठक के लिए भारतीय सेना के अधिकारी संसद पहुंचे हैं। बढ़ते हुए डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दरअसल भारत का तेजस फाइटर जेट अब स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम हो गया है। इस बारे में जानकारी DRDO की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा है कि भारत का जो स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस है, वो अपने सेगमेंट में सबसे कम रडार क्रॉस सेक्शन वाला फाइटर जेट में से एक है। दरअसल इस उपलब्धि का जो श्रेय है वो उन्होंने इसके निर्माण में जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं उनके इस्तेमाल को दिया है, यानी कि उसका उपयोग अधिक मात्रा में किया गया है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर DRDO ने कंपोजिट टेक्नोलॉजी का काफी फायदा उठाया है, जो कि तेजस के स्थल क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। भले ही इसे स्टेल्थ फाइटर जेट के रूप में डिजाइन नहीं किया गया था। DRDO की तरफ से कहा जा रहा है कि LCA तेजस अपने एयर फ्रेम के वजन के हिसाब से 45% कंपोजिट को शामिल करता है और ये एक जबरदस्त प्रोपोर्शन है, खासकर कि इसी की कैटेगरी में जो अन्य फाइटर जेट्स हैं उनके साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। तो आपको बता दें कि इस फाइटर जेट का जो विजिबल सरफेस एरिया है वो 90% कंपोजिट से बना है, जिससे कि इस एयरक्राफ्ट की रडार विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। वहीं अन्य जो फाइटर जेट इसी कैटेगरी के हैं उन्होंने अपने फाइटर जेट के मेटेलिक स्ट्रक्चर पर फोकस किया है, लेकिन तेजस का कंपोजिट एयरफ्रेम एक सुपीरियर परफॉर्मेंस दे सकता है, जो कि इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफ्लेक्शन को भी कम कर सकता है और आधुनिक हवाई युद्ध में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और तेजस फाइटर जेट में ये जो हाई परसेंटेज है कंपोजिट की, वो स्वाभाविक रूप से इसके RCS को कम करती है, यानी कि दुश्मन के रडार इसका पता इतनी आसानी से नहीं लगा पाएंगे। यही नहीं दोस्तों, स्टेल्थ के अलावा कंपोजिट से बने विमान हल्के डिजाइन के लिए भी जाने जाते हैं, जो कि फ्यूल एफिशिएंट होते हैं और फाइटर जेट की रेंज और गतिशीलता को भी सुधारते हैं। इसके अलावा दोस्तों फाइटर जेट्स में इतनी आसानी से जंग नहीं लग पाता है, यानी कि ये जंग के प्रति इसे प्रतिरोध प्रदान करते हैं, जिससे कि विमान का जो लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा है कि HAL के साथ कॉन्ट्रैक्ट के तहत 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK1 फाइटर जेट्स के लिए जो कंपोनेंट से उनकी आपूर्ति समय पर आगे बढ़ रही है। इसके अलावा बेल की नजर 97 और तेजस फाइटर जेट्स के अतिरिक्त ऑर्डर हासिल करने पर भी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने कहा कि LCA तेजस मार्क 1A के लिए महत्वपूर्ण एवियोनिक्स सिस्टम, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की आपूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में कोई देरी उनकी तरफ से नहीं की गई है। इसमें डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, एयर डेटा कंप्यूटर और विमान के संचालन के जो महत्वपूर्ण विभिन्न सेंसर्स जैसी प्रणालियां वो भी शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, दोस्तों DRDO के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत डेयर टू ड्रीम 5.0 चैलेंज शुरू कर दिया है, जिसमें कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके रॉकेट मोटर का डिजाइन करने के लिए कहा गया है। ये चुनौती सॉलिड रॉकेट मोटर्स के डिजाइन, हेल्थ मॉनिटरिंग, सर्विस लाइफ प्रिडिक्शन को बढ़ाने पर केंद्रित है।
जो कि विभिन्न मिसाइल सिस्टम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। भारतीय नौसेना पर अब अतिरिक्त P-8I विमान खरीदने का दबाव अमेरिका की तरफ से लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि भारत और अतिरिक्त P-8I विमान खरीदे ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की क्षमताएं और बढ़ सके। और आप सबको मालूम ही होगा कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बोला भी है कि वो अधिक से अधिक अमेरिकी हथियार भी खरीदे। भले ही भारत के पास इस वक्त 12 P-8I विमान है, जिनका इस्तेमाल इंडियन ओशन रीजन में निगरानी और टोही के लिए किया जाता है। और साथ ही P-8I आप सब जानते हैं कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस यानी कि ISR ऑपरेशंस करते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इंडियन ओशन रीजन में। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने इनकी लागत संबंधी चिंताओं और बजटीय बाधाओं के कारण 6 अतिरिक्त P-8I खरीदने के विचार को बदल दिया था। और बोइंग के साथ काफी चर्चाएं भी बढ़ी, लेकिन काफी महंगे ये एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं। लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए P-8I की खरीद सहित कई पुराने सौदों की समीक्षा भी कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। INS अर्धिमान को इस साल के अंत में भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। दरअसल INS अर्धिमान के पिछले 3 सालों से कठोर ट्रायल्स चल रहे थे। आपको बता दें कि ये भारत की तीसरी स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारतीय सेना ने पुलिस लेबोरेटरी में नए उपकरणों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बैलिस्टिक परीक्षण करने के लिए कंपनियों के द्वारा जो बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी, उसे रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल रक्षा मंत्रालय को पिछले 1 साल में बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट जैसे नए उपकरणों के लिए पुलिस लेबोरेटरी में बैलिस्टिक टेस्ट यानी कि परीक्षण करने के लिए कई अनुरोध मिले थे, जबकि रक्षा मंत्रालय की अपनी टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि TBRL है, जहां पर पारंपरिक रूप से वैलिडेशन टेस्ट किया जाता है। ऐसे में सेना के अधिकारियों ने कहा कि इस तरीके का अनुरोध असामान्य है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के अंदर ऑलरेडी विश्वसनीय सुविधाएं उपलब्ध हैं और सशस्त्र बलों की जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए इसे तैयार भी किया गया है। हालांकि कुछ सोर्सेज बताते हैं कि 47,000 जैकेटों की खरीद में चल रहे मामलों में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें से एक ने टेस्टिंग के लिए प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी को बदलने का अनुरोध किया था। हालांकि मूल्यांकन के बाद उनकी रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया गया। दरअसल यहाँ पर जो टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी है वो DRDO के तहत एक लेबोरेटरी है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के एमुनेशन के साथ साथ जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनके परीक्षण यानी कि टेस्ट के लिए किया जाता है। ये प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी हाई एक्सप्लोजिव मटेरियल्स जैसे कि वॉरहेड, शेल्स और एमुनेशन और एक्सप्लोजिव का परीक्षण भी करती है। इसके अलावा इस लेबोरेटरी का एक बड़ा हिस्सा छोटे हथियारों के खिलाफ बॉडी आर्मर, व्हीकल आर्मर और हेलमेट जैसे जो सुरक्षात्मक प्रणालियां हैं उनके बैलिस्टिक इवैल्यूएशन को भी करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर भारत राफेल फाइटर जेट के कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करता है अपने TEDBF प्रोजेक्ट में, तो इससे भारत को बड़ा फायदा हो सकता है। खासकर की कॉस्ट सेविंग होगी बजाय MRFA के तहत 114 राफेल फाइटर जेट्स को खरीदने के, जिसमें कि करीबन $27 बिलियन का खर्च आएगा, वो भी राफेल F4 वेरिएंट को खरीदने को लेकर। ऐसे में अगर रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है राफेल की टेक्नोलॉजी की, तो इससे भारत अपने TEDBF प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकता है और इसे फिर खासतौर से भारतीय वायुसेना के हिसाब से भी तैयार किया जा सकता है। तो फिलहाल ये तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।